हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल आपको पता था कि हम लोग बेसिक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे वैलेंसी से पहले हम लोग एक टॉपिक को और क्लियर करेंगे। एटॉमिक नंबर आपको 1 to 30 याद होने चाहिए। कुछ मास नंबर जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए, 1 होता है। हीलियम का मास 4 होता है। जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना लर्न जरूर करेंगे, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन की नीड पड़ेगी नहीं, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, आर्गन की नीड नहीं पड़ेगी, 39, कैल्शियम 40 और क्रोमियम 52, मैंगनीज 55, आयरन 56 और कॉपर 63.6, ब्रोमीन 80, एजी सिल्वर 108 एंड आयोडीन 127, लेड 207। इतने मास आपको लर्न रखने हैं। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना है, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो जिनमें मैंने टिक किया है इसका मतलब ये है इनके लिए एक नॉर्मल सी ट्रिक का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक सभी पर अप्लाई ना होकर केवल मैंने जिस पर टिक किया उन्हीं पर होगी। इनका जो एटॉमिक नंबर होगा इनका मास उसके जस्ट डबल होगा। जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो मास डबल हो गया 4, मतलब द्रव्यमान 4 हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका मास हो गया 12, मतलब उसका द्रव्यमान 12 हो गया। और नाइट्रोजन का 7, मास जस्ट डबल हो गया। तो जिसमें इसमें मैंने टिक किया है ये सभी जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर्स को डिनोट करते हैं, जेड से ट्वाइस के इक्वल होते हैं। और जिसमें जिसमें मैं क्रॉस कर रहा हूं वो सभी एटॉमिक नंबर के ट्वाइस से 1 मैक्सिमम है। जैसे जेड एटॉमिक नंबर है, ट्वाइस किया और उससे एक ज्यादा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 का ट्वाइस आप करेंगे 6, 6 से 1 ज्यादा दिख रहा है। सेम है बोरॉन का 5, 5 का ट्वाइस किया 10, 10 से 1 ज्यादा दिख रहा है। सोडियम, सोडियम का होता है 11, 11 टू 22, 1 ज्यादा दिख रहा है। मतलब जिसमें मैंने क्रॉस किया है वो परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर के ट्वाइस से एक ज्यादा है क्रॉस वाले। जिसमें मैंने टिक किया है वो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल है। बाकी जो है वो लर्न नहीं करने हैं। मैक्सिमम इतने की हमें नीड पड़ेगी एग्जाम पर्पज से। ज्यादातर आपको दिए भी जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें हमें शायद ना भी दिए जाएं, तो इससे रिलेट करके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये आप जरूर याद कर लेंगे। एटॉमिक मास आप याद करेंगे और इससे हम लोग निकालेंगे क्या, मोलर मास, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर द्रव्यमान, या इसी को हम लोग कह देते हैं अणु भार, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे, जैसे कोई कंपाउंड है NH3, एक यौगिक दिया गया अमोनिया का। अब यहां पर N कितने दिख रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन 1 दिख रहा है आपको। नाइट्रोजन का मास आपको लर्न होना चाहिए कितना होता है 14, तो 1 into 14 कर लिया, प्लस एक एलिमेंट का लिखिए प्लस करेंगे। हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं 3, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इस तरह इसका मल्टीप्लाई कर लिया 3 into 1 करके। अब 1 into 14 कितना हो गया 14, 3 into 1 कितना हो गया 3, मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया का जो मोलर मास हो गया वो कितना हो गया 17। इसी तरह अगर आप निकाल रहे हैं H2SO4 का, तो हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं 2, हाइड्रोजन का मास कितना दिख रहा है 1, तो 2 into 1 कर लिया, प्लस सल्फर के नंबर कितने दिख रहे हैं 1, सल्फर का मास कितना होता है 32 दिख रहा है आपको, तो 1 into 32 क्यों किया, समझ में आया। फिर ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं 4, 4 into 16,
जैसे ही आपने इसको ऐड किया मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 98। इससे ये पता चला कि H2SO4 का जो मोलर मास है, जिसको हम लोग अणु भार कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, वो 98 हो गया। सपोज K2Cr2O7 आपसे कहा गया इसका मोलर मास निकालिए, तो K के नंबर दिख रहे हैं आपको 2 इंटू K का मास कितना है, ये दिखा 39, तो 2 इंटू 39 क्यों किया गया, समझ में आ रही होगी बात। फिर प्लस लगाया। अब क्रोमियम कितने दिख रहे हैं आपको 2, क्रोमियम का मास मैंने लिख रखा है कितना होता है 52, 2 इंटू 52 प्लस ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको 7, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इस तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये एक नंबर आ जाएगा 294। तो आपको पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर, और दूसरी कंडीशन आपको क्या याद होनी चाहिए, उस एटॉमिक नंबर के बाद आपको एटॉमिक मास, और उस मास से मोलर मास निकालना याद होना चाहिए। तो एक तो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब का क्या यूज करेंगे, और अब हम लोग इसका थोड़ा सा यूज और बढ़ाएंगे। जैसे इसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी भी जानकारी करेंगे। थोड़ा आप इसको समझें क्या करना है इसमें। जैसे आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए और इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जेप। जैसे एक स्कूटी आई थी पेप्ट करके, उसी के बेस पर ये जेप करके एक फॉर्मूला बना लिया गया। जेड इक्वल होता है ई के, इक्वल होता है पी के, लेकिन ये केवल और केवल न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, उदासीन यौगिक के लिए, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं, उदासीन। जेड मतलब एटॉमिक नंबर है, ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ज्यादातर हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। जैसे Na है और पूछा जाए Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 11 होता है। मास नंबर अभी मैंने आपको बताया याद करना है, सोडियम का 23 होता है। ये दो कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, Na पर कोई चार्ज मतलब प्लस या माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके पास ये देखना है जेड इक्वल होता है ई के, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 11 हो गए, प्रोटॉन भी आपके पास 11 हो गए। और यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो ए इक्वल एक फॉर्मूला होता है P प्लस एन, मीन्स ए की वैल्यू 23, P की वैल्यू 11, एन निकालना है आपको। जब हम लोगों ने 11 को इधर शिफ्ट किया तो 23 माइनस 11 हो गया, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने पता कर लिए कितने आ गए 12, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको पता चल गए कैसे, जेप के फॉर्मूले से। लेकिन अगर यहीं एक चार्ज होता प्लस का या माइनस का, उसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब उससे उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेगा तो फिर वो एक चार्ज को बढ़ा देगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस पर एक प्लस चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो दो प्लस चार्ज आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकले तो तीन प्लस चार्ज आएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन पर। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉन में, मतलब इलेक्ट्रॉन बदलेंगे। अगर जितना प्लस चार्ज आपको दिख रहा है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जितने माइनस चार्ज दिखेंगे मतलब उतने इलेक्ट्रॉन और उसमें आ गए इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ एक प्लस दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। बाकी न्यूट्रॉन के लिए सेम कंडीशन है, ए इक्वल पी प्लस एन, ए वही रहेगा, पी वही रहेगा, एन आप निकालेंगे सेम वही आएगा, क्या 12। तो प्लस और माइनस से वेरी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर मैंने कहीं लिखा O माइनस माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया, प्रोटॉन भी 8 हो गए, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। 10 क्यों हो गए, क्योंकि अभी यहां माइनस चार्ज दिख रहा है, और जितने माइनस दिख रहे हैं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। बाकी सेम कंडीशन वही है। मास नंबर आपको पता ही है 16 होता है, एक वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे P प्लस एन, 16 माइनस P की वैल्यू है 8, एन कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, मतलब न्यूट्रॉन 8 आ गए। तो ये बेसिक जानकारियां थी, किसी तरह जो एटम में या चार्ज दिख जाए आयन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे। ये तो बेसिक बातें हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड। अब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, वो 4 स्टेप में होता है। जैसे कि एक होता है कोष,
कोष के अंदर होते हैं उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक, कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अभी पर्टिकुलर बात करेंगे कि बोरबरी ने क्या कहा था इलेक्ट्रॉनिक को वितरण के लिए, विन्यास के लिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बोरबरी लॉ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बोरबरी का नियम भी कहते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट बताए, पहले उन पॉइंटों को हमें याद रखना है। जैसे 1, किसी भी एटम में अगर हम लोग बात करेंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये होता है कि बाह्यकोश, बाह्यकोश में मतलब अगर कोश, आउटर मोस्ट छोड़ी, कोश की बात करते हैं पर्टिकुलर सेल की, मतलब अगर सेल है, सेलों की संख्या n है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे 2n²। अभी बाह्यकोश वाले पॉइंट की बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, सॉरी। अब n है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n²। n की जगह 1 रखेंगे, मतलब पहले सेल की बात कर रहे हैं, पहले कोष की। n की जगह यहां भी आप 1 रखिए, इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। दूसरे कोष में n की जगह 2 रख देंगे आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, मतलब दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। तीसरे कोष में अगर हम लोग चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18, इसका मतलब तीसरे कोष में अधिकतम होगा 18। चौथे में 32, इस तरह बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट है कि किसी भी बाह्य कोष में, बाह्य कोष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। आउटर मोस्ट सेल में, अर्थात किसी भी बाह्य कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है, मैक्सिमम, मतलब इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये बात फर्स्ट वाले सेल पर अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट सेल का मतलब ये होता है पहले कोष पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होते हैं। तो ये इस कंडीशन को ओबे नहीं करता है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल पहले कोष में 2 होंगे, 2 को छोड़कर, अर्थात पहले कोष को छोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें पहले में, उसके बाद अगर कोई बाह्य कोष है तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम लोग लास्ट सेल की बात करते हैं, जिसको हम लोग जनरली पिछले सेल में काउंट करते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, पिछले कोष में पेनल्टीमेट सेल में क्या होता है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मतलब 18 से ज्यादा नहीं कर सकते, 18 से कम पॉसिबल है। फिर एक कंडीशन क्या है, किसी भी सेल में, एनी सेल, किसी भी सेल में, किसी भी कोष में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन के तुरंत बाद न्यू सेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नए कोष को हम लोग भरने लगेंगे, न्यू सेल को फिल करेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे, न्यू सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंट्री तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इससे पिछला वाला, मतलब आउटर मोस्ट सेल से पहले वाला, नए कोष से पहले वाला पूरा ना हो गया हो। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, बोरबरी रूल को। फिर से मेरी बात समझिएगा, पहले आपको यह याद रखना है किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जितने सेल हैं 2n², अगर 1 है तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 32, फिर पांचवें में 50 आ जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा सीक्वेंस सीरीज के अकॉर्डिंग। ये याद रखना, आउटर मोस्ट सेल बाह्य कोष में कभी भी 8 से ज्यादा संभव ही नहीं है, केवल पहले वाले कोष को छोड़कर, पहले में 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड पॉइंट कहा गया पिछले में, मतलब जो पेनल्टीमेट सेल है उसमें 18 से ज्यादा नहीं होंगे। और ये याद रखेंगे, किसी भी सेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुए तुरंत न्यू सेल की फिलिंग स्टार्ट होगी। न्यू सेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, बट थर्ड की एंट्री तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि पिछला वाला पेनल्टीमेट सेल कंप्लीट ना हो जाए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1,
एक आ गया इलेक्ट्रॉन, खत्म। हीलियम का 2 कर लिया। लेकिन जब बात लिथियम की हमने, तो पहले सेल में तो 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो 8 तक ले जाने का सवाल ही नहीं है। अब बचे कितने, एक इलेक्ट्रॉन, वो अगले में लेके चले गए। मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 1। इसी तरह बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में हो गए, नेक्स्ट में 2, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहां तक, जैसे हम लोग बोरॉन की बात करेंगे तो हम लोग न्यू सेल में कभी भी थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे, पहले चेक करेंगे पिछला वाला, पिछला ये क्या ये कंप्लीट है, तो फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर सकते हैं, मतलब तीसरा फिल कर सकते हैं। अब कार्बन की बात आएगी तो 2,4, ऐसा सीक्वेंस चलता रहेगा कहां तक, जैसे फ्लोरीन है 2,5, नियॉन है 2,8। लेकिन जैसे ही सोडियम की बात आई तो हमने ये चेक किया कि जैसे ही 8 होगा किसी भी सेल में पहले को छोड़कर, तो यहां पर हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो 2,8,2 हो गया, और एल्युमिनियम है 2,8,3 हो गया। तो जैसा आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस चलेगा, लेकिन यहां पर हमने 2 के बाद 3 क्यों कर दिया, क्योंकि जब हमने पीछे देखा तो वो 8 कंप्लीट थे। अगर 8 कंप्लीट थे तो इसका मतलब ये कि आगे हम लोग फिल कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्लोरीन तक सीक्वेंस चला, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन 2,8,8, फिर वही सीक्वेंस। पोटेशियम आया, पोटेशियम में आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम में आपने देखा 2,8,1, ये लास्ट में 1 आ गया। कैल्शियम है 2,8,8,2 हो गया। लेकिन जैसे स्कैंडियम की बात आई तो 2,8,8 के बाद हम लोग बढ़ेंगे कहां, थर्ड नहीं फिल करेंगे, पहले चेक करेंगे कि पिछला कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन अब पिछला देखिए, पहला दूसरा तीसरा सेल, और तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। तो यहां पर तीसरा ना फिल करके अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9। फिर इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंगनीज है तो आपने 2 किया, 8 किया, फिर 8 किया, फिर 2 तक गए, 2 के बाद फिर आपने चेक किया कि पिछला कंप्लीट है कि नहीं है, नहीं है, बच्चे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, वो पांचों इसमें आ गए, 13। ये सीक्वेंस आपका कहां तक चलेगा, जैसे Zn है तो 2,8, 8 के बाद फिर गए 2 तक, फिर चेक किया 18 तक कर दिया, खत्म काम। अब जैसे ही हम लोग गैलियम की बात करेंगे तो आपने वही प्रोसेस किया, 8 के बाद 2 फिल किया, 2 के 3 4 5 6 8 तक, फिर 2 किया, फिर चेक किया तो 18 करना पड़ा, 30 हो गया। अब 18 हो गया, पिछला कंप्लीट है, अब आप थर्ड भर सकते हैं, मतलब यहां पर आप 3 कर सकते हैं। शायद मेरी बात बोरबरी रूल से समझ गए होंगे। ये फ्लोरीन में यहां पर ये मिस्टेक हो गई थी, 7 कर लीजिएगा। शायद बोरबरी लॉ समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या बताया। बस मेरी बात को याद रखना है कि जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ये याद रखना, पहले सेल में 1 फिल कर सकते, 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही वो सेकंड सेल में गए, दूसरे सेल में, तो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 तक, कहां तक, मैक्सिमम 8 तक। 8 होते ही फिर हम लोग न्यू सेल पे जाएंगे, न्यू सेल में भरेंगे 1 2, 2 के बाद चेक किया पिछला कंप्लीट है कि नहीं, अगर कंप्लीट है तो 2 के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 4 5 6 7 8 तक। जैसे 8 हुआ फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, कहा 1 और 2, फिर 2 के बाद चेक करेंगे पिछला कंप्लीट है या नहीं, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, फिर 8 करने के बाद फिर न्यू सेल में जाएंगे 2 तक। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये बताया गया बोरबरी रूल में। शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बोरबरी रूल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगली बार मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन करने का, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।